जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लांजी केनापुर क्षेत्र के भक्कू टोला कोसमारा की पहाड़ी में एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। 2 पायलटों की मौके पर हुई मौत। बिरसी हवाई पट्टी से प्रशिक्षण के लिए विमान ने भरी थी उड़ान। स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। स्कूल के समय पर बालाघाट शहर की जल आवर्धन योजना का कार्य आज 8 वर्षों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई। 38 करोड़ की लागत से इस योजना का कार्य फरवरी 2016 में प्रारंभ हुआ था, जिसे फरवरी 2018 तक पूर्ण हो जाना था। किंतु 8 वर्ष बाद भी इस जल आवर्धन योजना का कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इसके बावजूद कि ठेकेदार को 80% राशि अर्थात 34 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया, जबकि संपूर्ण योजना में भारी अनियमितताएं की गई। ठेके की शर्तों का खुले तौर पर उल्लंघन हुआ। इसके बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन इस प्रयास में है कि ठेकेदार को शेष बची राशि 4.5 करोड़ रुपए प्लस मेंटेनेंस के 1.5 करोड़ रुपए, कुल 6 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर यह योजना पालिका को हस्तांतरित कर ली जाए। जबकि यहां इस संपूर्ण योजना की गुणवत्ता तथा पूर्णता पर लेकर यहां पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आपको बता दें कि किरणापुर विधानसभा की विधायक कांग्रेस नेत्री हिना कावरे ने इस विषय को लेकर पिछले दिनों विधानसभा में प्रश्न भी किया, जिसमें उन्होंने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री इस योजना को प्रारंभ करने तथा पूर्णता की तारीख तथा कार्य समय पर पूरा न होने पर कितनी राशि पेनाल्टी के रूप में वसूली की गई थी, इस विषय में पूछा था। इसके साथ ही यह भी पूछा था कि डीपीआर के अनुसार कार्य न होने के कब किसके द्वारा जांच व उसके परिणामों की जानकारी मांगी गई थी। यह भी पूछा गया था कि गुणवत्ताहीन कार्य होने के बावजूद भी क्या योजना नगर पालिका को हस्तांतरित की जा रही है? क्या प्रदेश स्तर से कोई जांच दल भेजकर जांच कराई जाएगी? सुश्री हिना कावरे के इन प्रश्नों के जवाब में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने दिए गए जवाब में बताया कि योजना 19 फरवरी 2018 तक पूर्ण हो जाना था। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार को 64 सूचना पत्र दिए गए, लेकिन जवाब मात्र 32 के प्राप्त हुए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने जवाब में यह भी बताया कि ठेकेदार को वर्तमान तक कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है। मंत्री के द्वारा दिए गए जवाब में योजना के कार्यों की गुणवत्ता व भौतिक सत्यापन के लिए कलेक्टर के द्वारा वार्डवार तकनीकी दल गठित किया गया था। जांच प्रतिवेदन पर संभागीय अधीक्षण यंत्री से प्रतिवेदन मांगा गया है। अब यह सवाल उठता है कि योजना का कार्य 2 वर्ष अर्थात फरवरी 2018 को पूरा हो जाना था, लेकिन 2023 में भी इस योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 5 वर्ष से अधिक हो जाने के बावजूद भी ठेकेदार पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई गई, जबकि नियम के अनुसार प्रति सप्ताह के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जानी थी। तो इसमें क्या कारण है जो ठेकेदार को राहत दी गई? यह भी जांच का विषय है। शहर में जो पाइपलाइन बिछाई गई है वह ठेके की गाइडलाइन के अनुसार नहीं डाली गई। पाइपलाइन जमीनी सतह से 3 फीट नीचे डाली जानी थी, जो मात्र 1 से 1.5 फीट तक नीचे ही डाली गई, जिसके कारण आए दिन पाइपलाइन में टूट फूट होती ही रहती है।
शहर में कहीं कहीं तो यह भी देखने में आया है कि नई पाइपलाइन को पुरानी पाइपलाइन में ही जोड़कर लाइन को आगे बढ़ा दिया गया। हमारे सूत्र बताते हैं कि डीपीआर के अनुसार जितने किलोमीटर की पाइपलाइन डलनी थी उतनी नहीं डाली गई। शहर के अभी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां की आबादी के लिए अभी भी पाइपलाइन नहीं डल पाई। वहीं दूसरी ओर ऐसी जगह पाइपलाइन डाल दी गई जहां नई कॉलोनियां डेवलप भी हो रही है जो नगर पालिका को हस्तांतरित भी नहीं हुई है। यह सभी मुद्दे जांच के विषय है। नगर पालिका में वैध कनेक्शन की दर्ज संख्या लगभग 10,000 है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा जो घरों में पाइपलाइन डालना दर्शाया गया है उसकी संख्या 17,000 है, अर्थात 7,000 अतिरिक्त संख्या में कनेक्शन किए गए। प्रति कनेक्शन ठेकेदार को 2,500 रुपये का भुगतान हुआ, जो राशि 4.25 करोड़ रुपए की होती है, जिसका भुगतान कर दिया गया। 7,000 अतिरिक्त कनेक्शन की 1,75,00,000 रुपए की राशि होती है, जिसका दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि ये 7,000 कनेक्शन ऐसे हैं जो खाली डले पड़े हैं, जो किसी घर में नहीं डले, जिसका प्रमाण शहर में जगह जगह इन कनेक्शनों से फालतू में बहता हुआ पानी भी नजर आ जाएगा। अब इन बेघर नल कनेक्शनों का सर्वे के लिए पालिका का अमला लगाया गया है तथा इन तथाकथित फर्जी कनेक्शन को डिसकनेक्ट करने का फिर से प्रति कनेक्शन 200 रुपये ठेकेदार को दिया जा रहा है। अर्थात इन 7,000 कनेक्शन का डिसकनेक्शन चार्ज जो लगभग 14 लाख का होता है, यह पालिका को फालतू में वहन करना पड़ेगा। इस तरह इन 7,000 कनेक्शनों पर लगभग 1,90,00,000 रुपए की राशि पानी में बहा दी जा रही है। इस तरह शहर की जल आवर्धन योजना के कार्यों की उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। हालांकि सुश्री हिना कांवरे को मंत्री के द्वारा विधानसभा के मार्फत दिए गए जवाब में कलेक्टर बालाघाट के द्वारा कार्यों की गुणवत्ता व भौतिक सत्यापन हेतु जांच दल गठित किए जाने का उल्लेख है। इस जांच से क्या कुछ हासिल हुआ है यह तो पता नहीं, लेकिन शहर की जनता आज भी इस नई जल आवर्धन योजना से त्रस्त है, क्योंकि पाइपलाइन की अपूर्णता व गुणवत्ता के अभाव में उनके घरों में अभी भी नई पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में कैसे यह जल आवर्धन योजना नगर पालिका को हस्तांतरित हो सकती है। डाली दमाई हत्याकांड के बाद 3 मार्च की रात्रि में ग्राम कोसमी में हुई पत्थरबाजी बलवा वाले मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई बलवाइयों को चिन्हित किया, जिसमें से ग्रामीण थाना पुलिस ने 3 मार्च की देर रात्रि में गांव में की गई तोड़फोड़ व पुलिस पार्टी पर किए गए हमले के आरोप में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 12 बलवाइयों को गिरफ्तार की। जहां हत्याकांड को लेकर देर रात्रि उपद्रव मचाने, तोड़फोड़ करने, पुलिस की समझाइश न मानते हुए पुलिस पार्टी पर हमला कर पत्थरबाजी करने वाले इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को उनका जुलूस निकाला है। जहां बलवा करने वालों को पुलिस ने पूरे गांव में घुमाकर आम जनता को अपराध न करने का संदेश दिया। बताया जा रहा है कि 3 मार्च को पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत कोसमी के उनके समर्थकों के द्वारा हंगामा मचाते हुए मुख्य आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। वहीं सुरक्षा के लिए लगाई गई पुलिस पार्टी पर पथराव भी किया गया था, जिसमें 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। तो वहीं शासकीय गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी। जहां पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के बाद 150 से 200 लोगों के विरुद्ध बलवा सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया था। जहां पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बलवा में शामिल आरोपियों की पहचान की जा रही है, जिसमें पुलिस के द्वारा इस बलवे में शामिल अब तक 16 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों का ग्रामीण थाना पुलिस के द्वारा थाने में कागजी कार्रवाई करने के बाद उन्हें ग्राम कोसमी में पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया। यहां से उन्हें पैदल ही कोसमी चौक तक लाकर पुलिस वाहन में बिठाकर न्यायालय में पेश कर सभी आरोपियों को जेल भेजने की बात पुलिस के द्वारा कही गई। इन 12 आरोपियों में वार्ड क्रमांक 18 कोसमी निवासी 29 वर्षीय रवि उर्फ डोमा, पिता आशाराम नागपुरे, विशाल विलास उर्फ चंकी पांडे, पिता मारुति बंबुरे 27 वर्ष, वार्ड क्रमांक 7 कोसमी, शिवम उर्फ शिबू, पिता मंगल प्रसाद विश्वकर्मा 27 वर्ष, राजा उर्फ मुंटू, पिता स्वर्गीय दीपलाल वंशी 29 वर्ष, नरेश उर्फ आजाद, पिता फूलचंद नागपुरे 38 वर्ष, विजय पिता स्वर्गीय चंदलाल लीलारे 30 वर्ष, आशीष उर्फ घुंगरू पिता सदारू सिरसाज 28 वर्ष, अभिषेक उर्फ लालू, पिता भागुलाल केकड़े 22 वर्ष, सोहन उर्फ सोनू, पिता धनीराम दशेरे 29 वर्ष, दीपक पिता शिवराम दमाहे 26 वर्ष, नवीन उर्फ दद्दू, पिता मोहनलाल यादव 24 वर्ष, महेश पिता सीताराम दमाहे 46 वर्ष, वार्ड क्रमांक 5 सरीखा निवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। भाई उधर में कितना दूर है? नहीं जैसे दौड़ते रहते
ये पिछले वर्ष कोशमी में एक पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था। बलवाइयों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें हमारे पुलिस के करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसी में आज जो है हम लोगों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी उनको न्यायालय पेश करेंगे। सर, अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? अभी तक कुल 16 लोगों पे कार्रवाई हो गई है और आगे भी हम लोग ये कार्रवाई जारी रखेंगे। जो उस समय घटनाक्रम हुआ था, करीब 150 से 200 लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया था। हम लोग सभी उनको वीडियो और जो दस्तावेज साक्षी है उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जितने लोगों की पहचान होती जा रही है उनके ऊपर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जिले के आदिवासी वनांचलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बुरे हाल है, जहां किसी व्यक्ति के बीमार होने पर ना तो समय पर एम्बुलेंस मिल पाती है और ना ही स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को उपचार मिल पाता है। शायद यही वजह है कि वनांचलों रहने वाले ज्यादातर लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, तो वहीं एम्बुलेंस सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी एक तस्वीर आए दिन देखने को भी मिलती है। जिसका एक नजारा शुक्रवार को सोनेवानी क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति की अत्यधिक तबीयत खराब हो जाने पर उसे सीआरपीएफ 123वीं बटालियन की मोटरसाइकिल एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि सोनेवानी के ग्राम कुल्पा के निवासी विजय कुसरे के पिता विलम सिंह कुसरे टीबी बीमारी से ग्रसित है, जिनकी शुक्रवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। यह एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने के चलते उनके पुत्र विजय कुसरे ने F/123 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सोनेवानी के कैंप परिसर में आकर उनके पिता का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने और जिला अस्पताल ले जाने के लिए साधन न होने की जानकारी दी, जहां मामले का संज्ञान लेते हुए F/123 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के माध्यम से उक्त मरीज को जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया गया है। सीआरपीएफ 123 बटालियन सोनेवानी के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि 123 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट सुधीर कुमार के इस कुशल मार्गदर्शन में सहायक कमांडेंट नवीन सोलंकी के द्वारा युक्त सेवा ग्रामीणों को दी गई थी। बताया गया है कि F/123 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सोनेवानी में स्थित मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के बारे में समीपस्थ गांव के सरपंच व स्कूल छात्रावास के प्राचार्य व संयोजकों को जानकारी दी गई है। यदि किसी भी महिला, पुरुष तथा बच्चों को स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है या पहले से किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की सहायता ली जा सकती है, जिसका लाभ पूर्व में भी स्थानीय ग्रामवासियों के द्वारा लिया गया। इसी तरह स्थानीय ग्रामीणों को उपचार के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सुविधा आपातकालीन समय में 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहती है, जहां बटालियन के अधिकारियों के द्वारा इस सेवा का लाभ उठाने की अपील स्थानीय ग्रामीणों से भी की गई। मेरा नाम राजकुमार कुसरे है, मैं ग्राम कुल्पा का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम विलम सिंह कुसरे है। उनका तबीयत अचानक ख़राब हो गया, मेरे को जाने के लिए सुविधा नहीं था सर। तो यहाँ पर मैं अपने सोनेवानी चौकी CRF में आया और उनसे बाइक लिए और मेरे पिताजी को अस्पताल में भर्ती किया, बुढ़ी अस्पताल में। वहाँ पे अच्छे से अच्छा मेरे पिताजी का इलाज हुआ, भी ठीक ठाक हैं। और मैं CRF करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और CRPF वाले को धन्यवाद। वो ऐसे ही हमारा जनता का मदद करते रहे। लालबरा नगर मुख्यालय के बस स्टैंड के पीछे छोटी कपड़ा लाइन से मंडी कॉम्प्लेक्स व बर्तन दुकान लाइन के पीछे सीसी रोड निर्माण करने के लिए प्रशासन के द्वारा विगत महापूर्व अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें खुमान ठाकरे के कपड़े की दुकान से लेकर मंडी कॉम्प्लेक्स तक सड़क का निर्माण कर दिया गया व बर्तन दुकान लाइन के पीछे सिर्फ तोड़फोड़ किया गया, परंतु मलबा को भी नहीं हटाया गया व निर्माण भी नहीं किया गया, जिससे स्थानीय दुकानदारों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। इस बारिश से बस स्टैंड के पीछे स्थित छोटी कपड़ा लाइन स्थित अन्य दुकानों के अंदर पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को पानी को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही दुकानों में पानी घुस जाने से कपड़े व अन्य सामग्री भी गीली हो गई है, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ। साथ ही छोटी कपड़ा लाइन के पीछे सीसी सड़क का निर्माण नहीं होने से पानी जमा हो गया, जिसमें तालाब जैसी स्थिति निर्मित हो गई, जिसके कारण दुकानदार व आने जाने वाले लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा।
आपको बता दें कि बस स्टैंड के पीछे स्थित छोटी कपड़ा बर्तन लाइन सहित आसपास के क्षेत्र का पूर्व में बारिश का पानी बस स्टैंड के से होते हुए हाईवे मार्ग के नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाता था, परंतु विगत माह पूर्व हुई अतिक्रमण की कार्रवाई व नवीन सड़क के निर्माण कार्य के बाद से यह क्षेत्र निचले स्तर पर आ चुका है, जिसकी वजह से बस स्टैंड, छोटी कपड़ा लाइन व बर्तन लाइन सहित अन्य आसपास की दुकानों का पानी ढलान होने के कारण वहीं पर इकट्ठा हो रहा है और आसपास का क्षेत्र ऊंचा होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। स्थिति ये है कि 6 बजे से पानी इतना तेज़ी से हवा, धुंध और गर्जना के साथ, गड़गड़ाहट के साथ तेज़ी से पानी आने पर इधर जो दुकान तो तोड़ी गई थी, दुकान बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, जिस जगह पर पानी 3 फीट पानी भर चुका है, अस्त व्यस्त जगह दिखाई देती, लोग दुकानदारी करने से असमर्थ हैं। पानी निकासी के लिए क्या स्थिति है यहाँ पे अभी? पानी निकासी के लिए अभी स्थिति कुछ दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ रोड बन जाए तो सारी स्थिति सही हो जाती है। रोड ना बनने की वजह से पानी भर गया है? रोड नहीं बनने की वजह से पानी भर गया है कि 1 घंटे की बारिश में दुकान के सामने पानी भर चुका है। कितना पानी भरा है? कम से कम 1 फीट पानी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे भरा है कि आगे भी पानी भर गया? आगे भी पानी भरा हुआ है, बहुत समस्या है दुकान खोलने की। तो पानी निकासी के लिए कोई? पानी निकासी के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। तो क्या किया जाए आपके द्वारा? फिर यहाँ पानी पाइप डाला जाए या रोड बना दी जाए। 24 दिसंबर को लालबर्रा में विकास की गाथा लिखी गई थी। हमारे लालबर्रा के विकास पुरुष स्वर्गीय नंद किशोर जी शर्मा की जयंती थी और उस जयंती के उपलक्ष्य में गौरी शंकर जी का आगमन लालबर्रा में हुआ था। और उसी दिन लालबर्रा जो बाजार क्षेत्र में जितनी मंडी की रोड है और जितनी गुजरी चौक की रोडें हैं, उसका सीमेंटीकरण एवं लालबर्रा बस स्टैंड से सराटी तक कंक्रीट नाली और लालबर्रा बस स्टैंड से बाबूलाल जी सराटे के नाले तक कंक्रीट नाली का भूमि पूजन समारोह बड़े धूमधाम से लालबर्रा के बस स्टैंड में किया गया था। और बोला गया था कि 1 महीने के अंदर में लालबर्रा बस स्टैंड से लेके सराटी नदी तक और लालबर्रा बस स्टैंड से लेके बाबूलाल सराटे के नाले तक सीमेंट कंक्रीट नाली बनाई जाएगी और साथ में गुजरी चौक मंडी निधि से समस्त रोडों का, कंक्रीट रोडों का निर्माण किया जाएगा। लेकिन आज धीरे धीरे 3 महीने होने लगा, सिर्फ एक रोड, कंक्रीट रोड मंडी से लेके कुमान ठाकरे तक बनी है और आधी जो नाली लालबर्रा रेस्ट हाउस के सामने से लेके रांगढाले डॉक्टर तक जाके नाली रुक गई है। उसके बाद कोई भी काम लालबर्रा में नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक रोड का निर्माण चालू है, बाकी पूरे के पूरे काम बंद है। जैसे कि आज जो पानी आया आपने देखा, पूरे मार्केट में जो छोटे छोटे दुकानें अंदर हैं उन दुकानदारों के बिल्कुल यानी सामने बिल्कुल आधे घुटना पानी भरा हुआ है। अब ऐसे में वो कैसे व्यापार करेंगे, एक चिंतनीय विषय है। दूसरी बात, नाली नहीं बनने से पूरा जो शहर का पानी रोड के आजू बाजू जमा हो गया। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेंगनीकला स्थित धान खरीदी केंद्र के लिए बनाए गए कैंप परिसर में नशा मुक्ति समिति के तत्वाधान में ग्रामीण जनों व समिति के पदाधिकारियों की सार्वजनिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में ग्राम में अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले पर कार्रवाई कर शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर ग्राम को नशा मुक्त कैसे बनाना है, पुरुष नशा मुक्ति समिति का गठन करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर पुरुष नशा मुक्ति समिति का गठन किया गया। सर्वसम्मति से मूलचंद ठाकरे को अध्यक्ष, राधेलाल राउत और गोविंद राम पटले को उपाध्यक्ष व कमलेश कार्य को पुरुष नशा मुक्ति समिति का सचिव बनाया गया। 4 बेटे, एक वकील बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक चोर बन जाता है, एक डाकू बन जाता है। अब उसमें उस माँ का क्या दोष है क्या दोष? माँ ने डाकू का डाका डालना सिखाई क्या? नहीं सिखाई ना। कभी कभी कुछ लोगों के साथ में ऐसी संगत पड़ जाती है, उस संगत को ऐसा प्रभाव पड़ता है। इसमें हमारा और आपका कोई दोष नहीं है, इसलिए माफ करने में ज्यादा भलाई है। और इस अभियान को हम बहुत जोर शोर से आगे लेंगे और चलता रहेगा। इसमें आप लोग पुरुषों की समिति बना लें। पुरुषों को डरने की और भागने की जरूरत नहीं है, हमको कोई जेल नहीं जाना है, हमें डट के महिला बहनों का साथ देना है। मैं हमारे भी उपस्थित हमारी पांडे मैडम जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे ग्राम की इस
महिला बहनें और हमारे पुरुष बहुत खुशी हुई मुझे कि महिलाएं इतना आगे बढ़कर आई। अभी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे समिति का गठन हुआ है, जैसे देवरी गांव हो गया। देवरी गांव की सरपंच भी हैं, उनने भी समिति बनाई थी, वहां भी मैं गई थी। रानी कुठार हो गया, अपना टेंगनी कला हो गया। बहुत से ऐसे गांव है जहां पे समिति का गठन हुआ है और उसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष लोग भी पूरी भागीदारी दे रहे हैं। हम लोग भी तहे दिल से चाहते हैं कि हर गांव से शराब बंद हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान शराब पी रहे हैं और इससे उनको तो स्वयं नुकसान वो अपने आप को कर ही रहे हैं, उससे साथ साथ परिवार भी बिखर रहा है। आज दिन भर कोई व्यक्ति मजदूरी करके कमा रहा है और रात में आता है और एक बोतल शराब पीता है। शराब वाले को तो मुनाफा हो रहा है, उसकी शराब बिक रही है, परंतु उसका घर टूट रहा है, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके घर में कलेश हो रहा है, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। तो जो महिलाओं ने ये आगे बढ़ी है, मैं हर पुरुष से ये बोलूँगी कि आप सपोर्ट करिए। सशक्त महिला व सशक्त समाज की थीम के साथ सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था नारी मंच निरंतर के द्वारा पिछले 25 वर्षों से मंच के माध्यम से महिलाओं को आगे लाने का काम किया जा रहा है। जहां संगठन की स्थापना को 25 वर्ष पूरे होने पर नारी मंच संस्था के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 18 व 19 मार्च को स्थानीय भटेरा चौकी स्थित होटल शीतल पैलेस में किया गया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठों का सम्मान किया गया। महिलाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रंगारंग प्रस्तुति दी गई, जिसमें नृत्य, गीत व लघु नाटक सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान अतिथियों के हाथों खेलो इंडिया में महिला फुटबॉल टीम ने मध्य प्रदेश टीम में बालाघाट जिले के खिलाड़ी उमा उइके ने प्रतिनिधित्व किया, जिसका भी सम्मान किया गया। इसके अलावा समाज के वरिष्ठ ज्ञानचंद बाफना, प्रोफेसर संतोष सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ का भी सम्मान किया गया। मैंने आज से 25 वर्ष पूर्व नारी मंच का गठन की थी 8 मार्च 1998 को, और उस समय मेरा इतना उद्देश्य था कि हम विवाह के बाद सारी स्त्रियों में सब योग्यताएं रहती है, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको देने के लिए कहीं मंच नहीं था। तो मैंने ये छोटे से मंच का गठन की थी और उस समय मेरे साथ 15 से 20 लेडीज थी। तो ये जितनी भी सलीम से अंजमान आंटी, मीना वर्मा आंटी सब थी मेरे साथ। मैंने उनको शुरू की थी और मैं फिर कुछ दिनों तक मैं कुछ लोगों के बिना, कुछ लोगों के साथ इस मंच को चलाती रही और साहित्यिक गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दी कि मैं कुछ अच्छे संदेश दे पाऊँ, कुछ अच्छा मैं लिखती हूँ तो वो चला जाए पेपर में। तो ये मैं करती रही और ये करते करते धीरे धीरे मेरे साथ सन 2005 के बाद मेरे साथ कुछ महिलाएं जुड़ गई और अभी मेरे साथ 75 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि आंटी जी आपका डोनेशन लेके हमको लोगे, तो मैं बोलती नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है, मेरे को कोई कमाई करने की जरूरत नहीं है और न किसी से पैसा चाहिए। मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें महिलाओं में भेजना चाहती हूँ कि महिलाएँ जो है परिवार की धुरी होती हैं और महिला अगर एक सही है तो पूरा परिवार सही चलता है। एक महिला अगर शिक्षित है तो सारा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो मैं इस सब को अपने ध्यान में रखते हुए 25 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। जो एक चीज़ है इसको फॉलो करें कि हम बाहर जाकर परिवार की बुराई ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें और कुछ अच्छे काम कर लें। तो कुछ अच्छे काम करेंगे तो सृजन भी होगा और इसी बहाने हमारे साथ कुछ इनकम भी जुड़ेगी महिलाओं के साथ। तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मेरी जितनी भी विवाहित महिलाएँ मेरे साथ हैं, सभी कोई एजेड भी हैं, 60 के ऊपर हैं, 70 तक हैं, ये नई भी हैं शादीशुदा, सबका डांस है, गाने हैं अच्छे एक से एक। और मैं जो खुद लिखती हूँ शिक्षा पर लघु नाटक मैं लिखती हूँ और वो लघु नाटक में मेरे साथ मेरी जितनी महिलाएं सब अभिनय करती हैं। और ये जो लघु नाटकों का हम संदेश देना चाहते हैं समाज में, तो हम गांव में भी जाके करते हैं। एक बार हम स्कूलों में किए, एक बार हम कॉलेज में किए, हम हर जगह जाकर ये लघु नाटकों के द्वारा अच्छे संदेश देते हैं। तो एक बार हमको पुलिस विभाग द्वारा सम्मानित किया गया कि ये सब मंच हर जगह जाके, हमने किसी से कुछ मांगे नहीं थे, हम अपनी गाड़ी से गए, नाटक किया और हम वापस आए। ग्राम पंचायत मुरझड़ के अंतर्गत सोनवाटोला शासकीय प्राथमिक शाला में 18 मार्च को उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब स्कूल का ताला 11:30 बजे। आपको बता दें कि यह ब्लॉक का एक ऐसा एकमात्र स्कूल है जिसमें पहली व दूसरी कक्षा में किसी छात्र छात्रा का प्रवेश नहीं है।
आपको बताएं कि नगर मुख्यालय से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मूर्छड़ ग्राम पंचायत है। इस पंचायत के अंतर्गत ग्राम सोनबा टोला आता है, मगर बीते कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि इस पंचायत का शासकीय प्राथमिक स्कूल में कार्यरत प्रधान पाठक व शिक्षिका कार्यरत है, जो समय बेसमय स्कूल आते हैं। इस स्कूल में मात्र 18 छात्र छात्रा का दाखिला है। एक तरफ शासन शासकीय स्कूलों के जीर्णोद्धार सहित अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के प्रवेश के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाएं इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। शिक्षक शिक्षिकाओं को इस घोर लापरवाही की श्रेणी में देखा जा सकता है। भाई पढ़ा रही क्या? उसका काम है साफ सफाई करना। साफ सफाई फिर गलत बोल रहे हो। भाई पढ़ा रही तो बच्चे संभालने का काम है। भाई पढ़ा रही है सर। ये बताइए कि आज अगर बीआरसी सर को छुट्टी लेना है, उनके यहाँ काम आ गया, तो वो कहीं ना कहीं लिखित सूचना देंगे कि नहीं देंगे, कि बोल देंगे कल की यार मेरे को काम था मैं नहीं आ सकता। आज ये बताइए छोटे छोटे बच्चे, आज 11:15 बजने जा रहा है सर, आज अगर वहाँ पास में नाला है, इधर हैंडपंप है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, अगर ये बच्चे आप अगर दोनों टीचर अगर इतने लेट आओगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? खेलने कूदने लगेंगे, नाजुक होते हैं बच्चे, अगर नाले में डूब जाए कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन? पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि मनोज गौतम ने बताया कि 18 मार्च को उन्हें सूचना मिली कि 11 बजे से अधिक का समय हो गया है और उनके ग्राम सोनबा टोला का शासकीय प्राथमिक स्कूल अभी तक खुला नहीं। उन्हें जब यह सूचना पालकगण के द्वारा दी गई थी, जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्राथमिक स्कूल का गेट बंद है और इसमें ताला जड़ा हुआ है, वहीं बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उन्होंने तत्काल इस बाबत जानकारी प्रधान पाठक ठाकुर प्रसाद सूर्यवंशी को दी, जिन्होंने बताया कि वे होने वाली साक्षर परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। श्री गौतम ने फिर बीआरसी वारासिनी को जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि वे कार्यालय जाने के लिए बालाघाट से निकल चुके हैं और वे मौके पर पहुंच रहे हैं। बीआरसी महोदय ने स्वयं आकर देखा तो स्कूल बंद था और बच्चे बाहर खेल रहे थे। ये जो प्राथमिक शाला भवन है यहाँ पे, ये कई बार ग्रामीणों के माध्यम से एक सूचना आती थी कि यहाँ पर टीचर्स लोग लेट पहुँचते हैं, कभी कोई 12 बजे आता है, कोई 1 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है। ये सब कितने का स्टाफ है यहाँ? जी कितने का स्टाफ है? स्टाफ 2 लोगों का है, ये एक सर है और एक मैडम है। लेकिन आज जब ग्रामीणों को के माध्यम से मेरे को सूचना मिली, तो जब मैं यहाँ आके देखा, ग्रामीण लोग इकट्ठा थे, तो अभी 11:15 बजने जा रहे हैं। अभी की स्थिति में अभी 11:30 बजे सूर्यवंशी सर उपस्थित हुए। अब यहाँ के प्रधान पाठक है, हो सकता है कि उनको कुछ काम हो सकते हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि मैडम भी नहीं आई है, लेकिन मैडम की कोई लिखित सूचना है क्या? तो उनने बताया कि कोई लिखित सूचना नहीं है, छुट्टी से संबंधित कोई उनकी। मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम तो मैं भी नहीं जानता। क्या नाम है मैडम का? क्यों? ज्योति पटले है ना। उनकी कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं है। और ये बात आज की ही नहीं है, ग्रामीणों के अनुसार या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के अनुसार ये समस्या बहुत पूर्व से पहले से है कि कभी कभी स्कूल बंद रहता है, कल की स्थिति में भोजन नहीं बना यहाँ पे, परसों की स्थिति में स्कूल नहीं लगा यहाँ पे, ये कंडीशनें चलती आ रही है यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो स्टाफ है वो अच्छी तरह से अच्छे टीचर्स हो, जो बच्चों को पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे और अच्छा संचालन करे यहाँ पर, हम ये चाहते हैं। इस तरह पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रदीप गौतम ने भी पद्मेश 24/7 को बताया कि यह रोज का आलम है। इस स्कूल में एक शिक्षक व एक शिक्षिका पदस्थ है, जो समय बेसमय स्कूल आते हैं। स्कूल खुलने का समय 10:30 बजे का है, मगर ये लोग कभी 12 व कभी 1 बजे तक स्कूल आते हैं। ऐसे में हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, आप जान सकते हैं। परेशानी कुछ नहीं, बस टाइमिंग पे आज नहीं है सर लोग। अब वो सर को दूसरे काम वाम रहते हो, लेकिन मैडम का आना चाहिए कम से कम। मैडम भी नहीं आ पा रही है टाइम पे। अगर कहीं मान लो छुट्टी वुट्टी लेना है तो आवेदन देना चाहिए, दे नहीं पा रहे। तो आज आप लोग इतने लामबंद कैसे हो गए? सर मैं तो अब रोड साइड रहता है, इधर में मेरे को जानकारी रहती नहीं कितने समय आते सर। आज ही पता चला मेरे को कि टाइम पे आते नहीं करके, बच्चे लोगों ने बताया भी नहीं है सर को कि टाइम पे आते नहीं है, या वो जो कोई परेशानी रहती तो बताना। अब आप क्या चाहते हैं? वही सर टाइमिंग बनना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे टीचर डालना चाहिए। वहीं बीआरसी के आदेश पर स्कूल पहुंचे प्रधान पाठक ठाकुर प्रसाद सूर्यवंशी ने पद्मेश 24/7 को बताया कि वे साक्षर अभियान की परीक्षा के कार्य में जुटे थे। इस वजह से वे शासकीय कार्य ही कर रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि स्कूल का ताला खुला है कि नहीं। उनके साथ एक शिक्षिका ज्योति पटले कार्यरत है, मगर उन्होंने मौखिक रूप से मुझे बताकर लेट आने की बात कही थी। मुझे लगा कि वो स्कूल पहुँच गई होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारत के कारण कल क्या है परीक्षा है, इस वजह से मैं वो डाक वाक बनाने में थोड़ा लेट हो गया। और स्पेशल निर्देश थे कि भाई कल परीक्षा यहाँ सेंटर नहीं था, लेकिन कल अचानक सेंटर बना, इस वजह से मैं थोड़ा हड़बड़ा गया। सेंटर है? यहाँ सेंटर है। कितने बजे से परीक्षा? कल 10 बजे से है, 10 से 5 बजे तक के, तो मैं डाक बनाने में थोड़ा लेट हो गया।
इसलिए मैं लेट पहुंचा थोड़ा। साढ़े अच्छा, मैडम ने आपको सूचना दी थी? सूचना नहीं, मौखिक दी थी उन्होंने कि बोले मैं कल नहीं आ पाऊंगा। तो शासकीय विभाग में मौखिक सूचना पर भी कार्य हो सकते हैं? नहीं होते, मौखिक में नहीं होते, लिखित में होते। लिखित होते। आपके द्वारा मांगा नहीं गया लिखित? हमारे द्वारा भी मांगा नहीं गया। गौतम जी के द्वारा सूचना दी गई कि सोनबा टोला में अभी तक भी कोई शिक्षक नहीं पहुंचा है, बच्चे आकर के खड़े हैं, बच्चे ताला बंद है, आप तुरंत आ जाइए। तो मैं तुरंत शीघ्र यहाँ पर आया, देखा तो ताला बंद था, बच्चे गेट पर खड़े सामने और सभी ग्रामीण जन। उन्होंने बताया कि बोले ये हमेशा कंडीशन होती रहती है, बिना सूचना के कभी भी कोई शिक्षक जो है चला जाता है या लेट आते हैं, इस प्रकार से उनसे शिकायत की गई। उतने ही में मतलब जो है यहाँ के जो प्रधान पाठक हैं श्री सूर्यवंशी जी, वो पहुँचे तो उन्होंने मुझे रीज़न बताया कि कल साक्षर भारत की परीक्षा है, तो उस कारण मैं प्रपत्र तैयार करने में लेट हो गया। तो वो तो यहाँ पहुँच गए कागजात लेकर के, और कल साक्षर भारत की परीक्षा है तो उसकी तैयारी के तहत स्वाभाविक है उनका लेट होना। तो लेकिन जो दूसरी मैडम है, पटले मैडम, वो बिना पूर्व किसी सूचना के, लिखित सूचना के जो है वो अभी तक अनुपस्थित है। तो विभाग के द्वारा उन पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नहीं होता है कि मतलब आप किसी भी सूचना, यदि आपको कोई काम है, किसी काम से या कोई मजबूरी है, तो आपको लिखित सूचना अपने प्रधान पाठक को देनी चाहिए, पीआरसी कार्यालय में देनी चाहिए। ये कोई सूचना नहीं दी गई उन पर, अतः उन पर जो है मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी।